नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अगला लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं और ये 30वां लेक्चर है। इसके बाद तकरीबन 2-3-4 वीडियो और बनेंगे और आपका मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन लगभग कवर कर दिया जाएगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को महत्व देने के साथ साथ सपोर्ट करने का प्रयास करें ताकि टीचर पढ़ाए आपको। तो देखिएगा, आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसके बारे में हम चर्चा आपके साथ शेयर करेंगे आज। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। रिपीटेड प्रश्न होते हैं एमपी में, कुछ याद रखना है। जितने भी एमपी के प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड होने का मतलब यह है कि पिछले वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन आपका कवर होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, समझाइए। समझाना नहीं है, समझाना हमें है, जवाब आपको देना है। असीरगढ़ का किला, गिन्नौरगढ़ का किला, सिंगौरगढ़ का किला, त्रिपुरी। जवाब दें आप। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, आप लोग इसका जवाब दें। देखिएगा, पहले तो ये बताओ, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? भाई ऑप्शन देखेंगे वो बात अलग है, पहले इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करने वाली नदी का नाम है ताप्ती नदी, जो बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। आपको पता है ये। अगला, दूसरी बात, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है का मतलब वर्तमान में भी है, चेंज हो सकते हैं क्योंकि जिलों के बंटवारे होते हैं। ये सरकारें विभिन्न प्रकार के जिले एक जिले को काटकर बनाती रहती हैं, आपको ये पता होगा। और ये दिक्कत पढ़ने वालों को होती है क्योंकि उन्हें एग्जाम्स देना होता है। चलिए, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है, कौन सा है आपको पता होना चाहिए। बुरहानपुर। बुरहानपुर, जिसे गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहते हैं। बाकी आपको यह भी पता है कि गांजा की प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक खंडवा में होती है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आप बताओ, इसके हिसाब से आप जवाब दे दोगे हमारे अनुसार, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात है और दक्षिण का प्रवेश द्वार पूछा है। भाई मध्य प्रदेश जो है भारत के नक्शे में मध्य में बना है। तो आप नीचे जब जाएंगे तो साउथ इंडिया शुरू हो जाता है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश की दक्षिणी बातों को जान लेंगे तो आप जवाब दे देंगे। इसका मतलब तो यही होता है। तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, हमने बता दिया, ताप्ती, जो बैतूल से निकलती है, अरब सागर खंबात में मिल जाती है। मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, गजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। तो इसमें सभी किले लिखे हैं। त्रिपुरी जो जबलपुर का पुराना नाम है, बाकी सभी किले हैं जो एमपी के सभी किले हैं, अलग से किले नहीं है। गिन्नौरगढ़ भी एमपी में है, सिंगौरगढ़ भी एमपी में है, त्रिपुरी भी एमपी में है और असीरगढ़ भी एमपी में। अब इसमें से आपको यह बताना है कि बुरहानपुर जिले में कौन सा किला है, बताइएगा। जहां हम एक और क्लू दे रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक रुका था जब वो राजधानी को परिवर्तित कर रहा था। आपको इसका जवाब देना है।
तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, ये हमने क्लू दिए आपको, आप जवाब आपने दिया होगा। असीरगढ़ का किला आप सबको पता होना चाहिए कि बुरहानपुर जिले में पड़ता है, जिसका निर्माण आसा राजा अहीर ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक भी यहां पर रुके थे, इस बात को याद रखना। और शाहजहां की पत्नी का देहांत भी आपको पता होना चाहिए बुरहानपुर में ही हुआ था। अकबर का अंतिम अभियान भी बुरहानपुर में हुआ था। बुरहानपुर ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि किसी भी उत्तर भारत के राजा को दक्षिण में जाने के लिए असीरगढ़ से होकर उस समय गुजरना पड़ता था। अब तो सुविधाएं बहुत सारी हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उस समय जाना है तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले बुरहानपुर से जाना पड़ता था। और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, इस चीज को समझिएगा। तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, असीरगढ़ के किले को। इसे रॉयल फोर्ट कहते हैं, रॉयल फोर्ट कहते हैं। हम फिर बोल रहे हैं, ये कोई नए प्रश्न नहीं है आपके लिए, ये सब पुराने प्रश्न हैं, हमने शब्द बदल दिए हैं केवल, और एग्जामिनर भी शब्द बदलता है। आप हमारे ही वीडियो पुराने देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि असीरगढ़ के किले को शाही किला कहते थे, और हमने रॉयल ही तो लिख दिया है। रॉयल का मतलब शाही होता है, इसका मतलब है इसे या शाही किला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शाही किला कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही किला कहते हैं, इस बात को याद रखना है। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहते हैं, अगर जिला पूछे तो बुरहानपुर, दक्षिणी सीमा का निर्धारण पूछे तो ताप्ती नदी, और बाकी भौगोलिक रूप से या कृषि के हिसाब से पूछे, या अब गंजेड़ियों का स्वर्ग लिखा, आप क्या बोल दें, हम दिक्कत हो जाएगी अभी। तो आप लोग इस चीज को समझ पाए हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, असीरगढ़ के किले को, जिसे रॉयल फोर्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात शाही किला कहते हैं। आपको दोस्तों समझ में, और सभी एमपी के हैं ये। चलिए, बाकी आपको लगे कि हमें बताना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके पूछे कि कौन सा किला कहां है। चलें अगला देखें, प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, इसका जवाब आपको देना है। देखें, अमझेरा है कहां, पहले तो यह पता हो, एमपी का है प्रश्न। एमपी में अमझेरा फैक्ट है, अमझेरा एक स्थल है। अब किसी ने पढ़ा है वो कहेंगे नहीं सर स्थल नहीं है, ये कुछ और है, तो हम बता दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है। एक किला है ये, एक किला भी है अमझेरा। अब कोई करेगा नहीं सर ऐसा भी नहीं है, हमने कुछ और पढ़ा है। हाँ भाई साहब, आपने पढ़ा होगा, ये धार जिले में है। कोई कहेगा नहीं धार जिला तो पढ़ा है, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल प्लेस रहा है, बिल्कुल रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक रियासत है। अगर अच्छे से पढ़ोगे इतिहास में तो आपको पता चलेगा, अमझेरा एक परमिलरी रही है, रियासत रही है अमझेरा। वहां अमझेरा का किला है जो धार में पड़ता है। चलो, ये तो हमने जानकारी अमझेरा की दी है। अमझेरा का युद्ध कब हुआ था, पहले तो ये देख लो। ये युद्ध मराठा और मुगलों के बीच हुआ। आप अगर ये भी पूछोगे कि मराठा और मुगलों के बीच ही क्यों हुआ, तो हम आपको जवाब दे देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि इस समय तक मुगल
कमजोर पड़ गए थे और मराठों की ताकत लगातार बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध दोनों सत्ताओं के बीच होना था, क्योंकि पूरे भारत को संभाल रहे थे मुगल, लेकिन लगातार पावर बढ़ रही थी किसकी? मराठों की। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये युद्ध मराठा और मुगलों के बीच हुआ, और ये युद्ध जो हुआ वो 1728 और 29 के बीच हुआ। इस बात को याद रखना। अब बताओ हमें 1707 से लेकर, अच्छा और अच्छे से लिखते हैं क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, 1713 से लेकर 1720 तक एक पेशवा रहे हैं। मराठा शिवाजी का गढ़ रहा है और वो 1680 तक रहा है। यहां पर 1680 नाम की कोई डेट नहीं है। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था, आप लोग जानते हैं इस चीज को भी। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे। 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव प्रथम पेशवा रहे, उनके ही सुपुत्र हैं। और 1740 से लेकर 1761 तक बालाजी बाजीराव रहे पेशवा, जहां से पेशवा वास्तविक पावर बने थे मराठों के। इस हिसाब से अगर आप जवाब निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी डेट ऐसी नहीं है जो इसको क्रॉस करती हो। 61 तक कोई डेट है क्या? इस वाले समय में कौन रहा? बालाजी विश्वनाथ। इस वाले समय में कौन रहा? बाजीराव प्रथम। इस वाले समय में कौन रहा? बालाजी बाजीराव। तो 28-29 की बात है, इसका मतलब है ये 20 और 40 के बीच है, यानी बाजीराव प्रथम के समय की बात है। तो अमझेरा का युद्ध जब हुआ तो मराठों की तरफ से कौन होगा? मराठों की तरफ से कौन होगा? बाजीराव प्रथम। कौन होगा? बाजीराव प्रथम होंगे, पेशवा है। जो छत्रसाल, आज शायद जयंती है महाराजा छत्रसाल की, आप लोग जानते हैं इस चीज को। और महाराजा छत्रसाल की मदद करने के लिए बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड में आए थे, तब उन्हें मस्तानी बाई से प्रेम हो गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। कभी मौका लगा तो पूरा इतिहास पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग चीजों को समझे। और मुगलों में इस समय उत्तरवर्ती मुगल हैं। कौन से मुगल हैं? उत्तरवर्ती मुगल हैं, यानी औरंगजेब के मौत के बाद की बात है। औरंगजेब की मौत के बाद बहादुर शाह प्रथम बने, जहांदार शाह बने, फरुख सियर बने, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला बने, मोहम्मद शाह रंगीला बने। 48 तक की हमने यहां पर बात कर दी है। 28-29 की ये बात है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय की बात है। एक चीज और निकाल लो, ये किसके समय की बात है? मोहम्मद शाह। किताबों की ही बात क्यों बोले हैं, अपनी भी बात बोलना है। किताबों में तो ये भी लिखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला इतने समय रहे हैं। मोहम्मद शाह रंगीला इस समय मुगल बादशाह थे, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है। तो अमझेरा का युद्ध आज से अगर पूछे किनके बीच हुआ, तो आपका जवाब होगा मराठा और मुगलों के बीच, जिसमें मराठों की सत्ता किसके पास थी? बाजीराव प्रथम। और मुगलों की सत्ता मोहम्मद शाह रंगीला के पास थी। इसका मतलब है इन दोनों के बीच युद्ध नहीं था, इनके सेनापतियों के बीच का युद्ध था ये। समझ गए दोस्तों? तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा, हमने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। चले अगला देखें। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है। भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जवाब दें। ऑप्शन लिखे हैं 1737, 1738, 1739, 1740। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। अच्छा, भोपाल का युद्ध 37, 38, 39, 40 की बात है। मतलब केंद्रीय जो राजा रहे होंगे उनके बीच का ही युद्ध होगा ये। बड़े लोग हमेशा छोटे लोगों की जमीन पर ही युद्ध लड़ते हैं। ये नया क्लू दे रहे हैं आपको। अधिकतर युद्ध वही की निशानी है, आप देखते रहिएगा। चलो देखो, भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1737, 1738, 1739, 1740। चलो हम अब जवाब देने का प्रयास करते हैं।
भोपाल का युद्ध हमने डायरेक्ट लिख दिया निजाम के बीच, निजाम और मराठा के बीच का था, मराठा के बीच का युद्ध था। किसके बीच का युद्ध? निजाम और मराठा। अब देखिएगा आप अच्छे से। निजाम का मतलब होता है ये हैदराबाद के राजा रहे, हैदराबाद के राजा थे, रूलर थे, याद रखना है। और मराठा मेनली महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के शासक थे। जवाब आपको देना है। निजाम और मराठा के बीच का युद्ध था। हैदराबाद के राजा थे निजाम, और अगर नाम आपको पूछना है तो हम बता देते हैं, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, जिन्हें चिन किलिच खां भी कहा जाता है। समझ गए बात को? हैदराबाद के संस्थापक माना जाता है इनको, चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क को। मराठा के शासक कौन थे? तो देखो सभी डेट हैं 40 के तकरीबन हैं, और अभी हम बता चुके हैं। 1713 से 1720 तक कौन रहा? बालाजी विश्वनाथ। 1720 से 1740 तक कौन रहा? बाजीराव प्रथम। 1740 से 1761 तक कौन रहा? वालाजी बाजीराव। तो आप बता पाएंगे कि 40 तक की बात है, सभी ऑप्शन में भी 40 तक की बात है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में इस समय मराठों का शासक कौन होगा? तो इसका राइट जवाब होगा बाजीराव प्रथम। हम बार बार फिर बोल रहे हैं, महाराजा छत्रसाल की आज जयंती है, उनकी मदद की थी इनने, बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, बंगस खां के विरोध में ये मदद करने आए थे बाजीराव प्रथम। बुंदेलखंड आए थे, मस्तानी से प्रेम हुआ था इनको, इस चीज को याद रखना है। तो भोपाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 1737। एक चीज और याद रखना है आपको, भोपाल का युद्ध ही निजाम के साथ मराठों का नहीं हुआ है, बल्कि पाल खेड़ा का युद्ध भी हुआ है। किसका युद्ध? पाल खेड़ा का युद्ध भी हुआ है। और भोपाल के युद्ध के बाद दुरई सराय की संधि हुई थी, और पाल खेड़ा के बाद मुंगी सिबगांव की संधि हुई थी। और इस युद्ध के बाद जब संधि हुई दुरई की, दुरई संधि, दुरई सराय की संधि, तो चौथ लिया गया था। चौथ का मतलब होता है 1/4 मराठे लेते थे, निजाम से लिया था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 1737 में भोपाल का युद्ध लड़ा गया, जो निजाम और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखें। देखो उन्हीं से रिपीट हो गया प्रश्न। अब भाई किताब बनाएगी तो रिपीट होंगे, क्योंकि नहीं तो आपको मजा कैसे आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए, बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर है? इसका जवाब देना है। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहां है? अब बाजीराव प्रथम कौन है, पहले ये निकाल लो बात को। अब चलो हम डिटेल पढ़ा देते हैं आपको इनके बारे में। बाजीराव प्रथम मराठा पेशवा हैं। कौन है? मराठा पेशवा है। और ये 1720 से 1740 तक मराठों के पेशवा रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, ये शिवाजी के समान उपाधियां लेते थे।
शिवाजी के समान उपाधियां लेते थे। शिवाजी ने कौन सी उपाधियां ली? हैंदव धर्मोद्धारक, छत्रपति, कुलवंत मसा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ये सभी उपाधियां शिवाजी ने ली और कहीं ना कहीं बाजीराव प्रथम ने भी ये उपाधियां ली। तो ये शिवाजी की नकल कहीं ना कहीं मारते थे। और सेकंड बात क्या है? शिवाजी के समान ही छापामार युद्ध पद्धति करते थे, छिपकर वार करने वाली, गुरिल्ला बोलते हैं इसको, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। छिपकर वार किया और भाग गए, ये भी करते थे। अब मध्य प्रदेश में है इनकी समाधि, ये तो मराठा के थे, महाराष्ट्र के थे। तो सुनिएगा, 1728-29 की बात है। कब की बात है? 28-29 की बात है। इस समय बुंदेलखंड में, कहां पर? बुंदेलखंड में। आज आप सबको पता होना चाहिए, महाराजा छत्रसाल के लिए और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करने के लिए प्रदेश के मुखिया श्रीमान मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में आए हैं। अब मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा, आप चीजों को समझ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं जब इस बुंदेलखंड में आए हैं तो छत्रसाल के प्रति भी कुछ समर्पण दिखाएंगे, ऐतिहासिक बात है, और नई चीजों को संचालित करने के लिए योजनाओं का सहारा लेंगे। लेकिन मौसम गड़बड़ था, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। 1728-29 में बुंदेलखंड में इलाहाबाद के एक व्यक्ति ने, किसने? इलाहाबाद के बंगस खाने, किसने? बंगस खाने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया? बंगस खान ने अटैक किया बुंदेलखंड पर। और इस समय महाराजा छत्रसाल यहां के रूलर थे, यानी शासक या राजा थे। इनके ऊपर अटैक किया। समझ गए बात को? तो बुंदेलखंड का मैक्सिमम हिस्सा इनने छीन लिया। बंगस खान ने महाराजा छत्रसाल का गढ़ लूट लिया। छत्रसाल ने देखा कि भैया ताकतवर कौन है। देखो, ताकतवर से ही मदद मांगी जाएगी, बिल्कुल मांगी जाएगी। तो ताकतवर नहीं होगा वो मदद नहीं देता है। इस बात को भी दिमाग में बिठा लो, बात को, इतिहास गवाह है इसका। जो खुद कमजोर है वो क्यों देगा साथ किसी का। तो छत्रसाल ने देखा कि भैया मराठों की लगातार ताकत बढ़ रही है और केंद्र में बैठे हैं मुगल। मुगल तो कमजोर हैं औरंगजेब के बाद, अब मदद किससे मांगे। तो छत्रसाल महोदय ने मराठों से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? मराठों से मदद मांगी। और मराठों से मदद मांगी तो मराठों में शासक किसका था? बाजीराव का, यानी बाजीराव प्रथम का। ये मदद देने आए और बंगस खां को पराजित किया और क्षेत्र लूटकर पुनः छत्रसाल को सौंप दिए। छत्रसाल बड़े प्रसन्न हुए, पार्टी बाजी हुई। पार्टी बाजी का मतलब है डिनर हुआ, एक समारोह का आयोजन हुआ, भव्य समारोह। उसमें डांसर की भूमिका में मस्तानी आई, मस्तानी से प्रेम हो गया। तो इनने मांग की थी कि हमें मस्तानी से प्रेम करना है, यानी विवाह करना है। किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम का विवाह मस्तानी से हुआ है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बार बार आते रहते होंगे अपने ससुराल में। तो नर्मदा नदी के तट पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर खंडवा और खरगोन पड़ता है, निमाड़ का क्षेत्र। तो खरगोन में एक स्थल है रावण खेड़ा, जिसे रावण खेड़ी भी बोलते हैं कई लोग। रावण खेड़ी में 1740 में कई लोग तो बोलते हैं कि ये बीमार हो गए थे। बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया। कब? 1740 में। कई लोग कहते हैं इनकी हत्या की गई बाजीराव प्रथम की।
जो भट्ट ब्राह्मण थे। 1740 में इनका देहांत हुआ और इनकी समाधि यही नर्मदा नदी के तट पर रावड़खेड़ी में बना दी। तो ऑप्शन देख लो, रावड़खेड़ी लिखा है। सारंगपुर, उज्जैन, मांडू, रावड़खेड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? रावड़खेड़ी। चलिए, ये थी इसकी कहानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, दीजिए जवाब। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? सभी होलकर वंश के राजा हैं। शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, मल्हार राव होलकर। बताओ। अगर इतिहास की आपको समझ है तो होलकर मूलतः मराठा थे, बाद में अलग हुए हैं। इंदौर में होलकर आ गए, ग्वालियर में सिंधिया आ गए। जवाब दीजिए। तो मराठा थे और एक बात करें तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तीसरा युद्ध, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के। इस समय भी मुगलों की स्थिति कमजोर है। शाह आलम द्वितीय इस समय मुगलों का राजा है, बादशाह है, जो अवध में दूसरों की रोटियों पर जिंदा है। सीधा कहें तो दो गुंडे किसी के दरबार में लड़ रहे हैं और मालिक दरवाजे की कुंडी लगाए सो रहा है। यानी भारत का राजा मुगल बादशाह है और लड़ाई दो गुंडे लड़ रहे हैं। समझ गए बात को? एक मराठा और एक कौन? विदेशी अहमद शाह अब्दाली। तो ये दो लोगों के बीच हुआ, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ है। अफगानी था। मराठों में इस समय बालाजी बाजीराव का शासन है और उनके दो सेनापति सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ मारे गए थे। इस युद्ध के बीच युद्ध जब हो रहा था तब मल्हार राव होलकर भाग गए थे और यही मल्हार राव होलकर इंदौर में आकर होलकर वंश की नींव डालते हैं। तो हमने एक नया क्लू बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का साथ ना देकर बीच युद्ध मैदान से भाग गए थे। तो इसका जवाब आपके सामने उपलब्ध है। चलें अगला प्रश्न देखिए। चले प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने कराया? अहिल्याबाई। महेश्वर को कैपिटल बनाया। यशवंत सागर झील यशवंत के नाम पर बनी है। यशवंत राव होलकर द्वितीय। तो भैया ये तीनों नहीं है। इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया? उसका राइट आंसर है शिवाजी राव ने। तो लालबाग पैलेस जो स्थित है वो कहां पर है? इंदौर में। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। फैक्ट है डायरेक्ट। अगला देख, प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? दोस्त मोहम्मद खान अफगानी थे, भोपाल के कैसे हो गए? क्या थे? अफगानी थे, लेकिन कुछ किया होगा भोपाल में। और औरंगजेब के बॉडीगार्ड थे, औरंगजेब के साथ थे। औरंगजेब की मौत के बाद ये भोपाल आए और भोपाल में इन्होंने गोंड शासिका कमलापति की मदद की
और कहते तो यहां तक कि कमलापति का देहांत इन्हीं के कारण हुआ, उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां को भोपाल का संस्थापक बोलते हैं, आधुनिक भोपाल का संस्थापक। बाकी भोपाल राजा भोज के कारण बसा है, संस्थापक कहते हैं। भोपाल का संस्थापक किसको कहते हैं? दोस्त मोहम्मद खां। तो भोपाल के दोस्त मोहम्मद खां ने किस वर्ष अंतिम सांस ली? इसका राइट आंसर 1728 है, क्योंकि मौत के बाद इन्होंने भोपाल की नींव डाली, औरंगजेब की मौत के बाद 1707 के बाद, और 28 तक आते आते इनका देहांत हो गया और भोपाल में ही इनकी मौत हुई है। तो दोस्त मोहम्मद खां को क्या कहते हैं? भोपाल का आधुनिक संस्थापक। जबकि भोपाल किसके नाम पर बसा है? राजा भोज, परमार वंश के राजा के नाम पर। चले अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने। भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना किसने की थी? खुसरो जहां बेगम भोपाल की ही बेगम है, भोपाल की बेगम है, यानी शासिका है। दोस्त मोहम्मद खां भोपाल का संस्थापक कहते हैं इन्हें, संस्थापक। गोहर बेगम, इनका मतलब है कुदसिया बेगम, जो पहली बेगम मानी जाती हैं, कुदसिया बेगम हैं ये। जहांगीर खान, ये भी भोपाल से संबंधित नवाब है, भोपाल के नवाब हैं। तो सभी भोपाल के रूलर या शासक। भोपाल के समीप इस्लाम नगर, इस्लाम नगर शुरुआत में दोस्त मोहम्मद खां का एक स्थल था, एक कैपिटल के रूप में था उनका। तो कहीं ना कहीं भोपाल के समीप इस्लाम नगर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां ने की, जो भोपाल के आधुनिक भोपाल के संस्थापक हैं। जबकि भोपाल बसाने वाले व्यक्ति का नाम राजा भोज है, जो परमार वंश के राजा थे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने है। देखिए, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका खाली स्थान थी। शासिका का मतलब है कौन भोपाल की पहली बेगम थी? प्रश्न आपके सामने ये है। खुसरो जहां बेगम, शाहजहां बेगम, कुदसिया बेगम, सुल्ताना बेगम, सब भोपाल की बेगम है, लेकिन पहली बेगम का नाम कुदसिया बेगम है, जिन्हें गोहन बेगम कहते हैं या गोहन महल कहते हैं, क्योंकि कुदसिया ने भोपाल में गोहन महल का निर्माण अपने नाम पर किया था। ये चांसलर भी रही हैं विश्वविद्यालय की। तो कुदसिया बेगम, जिन्हें गोहन बेगम कहते हैं, भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थीं, जिन्होंने भोपाल में गोहन महल का निर्माण करवाया है। इन्होंने भोपाल में गोहन महल का निर्माण करवाया है। सभी जो ऑप्शन में लिखे हैं वो भोपाल की बेगमें हैं, यानी भोपाल में बेगमों ने शासन किया है। चलिए, अंतिम नवाब आपको पता है हमीदुल्ला थे भोपाल के। चलो अगला प्रश्न सॉल्व करें। देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाई गई थी। आपको इसका जवाब देना है। भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाई गई थी। शाहजहां बेगम, दोस्त मोहम्मद, कुदसिया बेगम, बकी मोहम्मद खां। अब बताओ, बकी मोहम्मद खां को काट देना है आपको। क्यों? क्योंकि ये बेगम ने निर्माण किया है जामा मस्जिद का। शाहजहां बेगम ने कई महल बनवाए हैं भोपाल में। दोस्त मोहम्मद खान
भोपाल के आधुनिक संस्थापक हैं। तो भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण उन्होंने ही किया जिन्होंने गोहन महल का निर्माण किया। किसका निर्माण? गोहन महल का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर क्या है? गोहन बेगम है, अर्थात कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम भोपाल की पहली बेगम है, भोपाल की पहली बेगम हैं। और इन्होंने भोपाल में मोती महल तक का निर्माण करवाया। और एक मोती महल आपको कहां मिलेगा? मांडू में मिलेगा। चलिए अगला देखिए। फिर से आपके सामने देखो प्रश्न रिपीट हो गया। देखें, भोपाल प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? देखें, एक मोती महल मांडू में है, मांडू में है। एक मोती महल कहां है? मांडू में है। भोपाल का प्राचीन मोती महल का निर्माण किसने किया? दोस्त मोहम्मद खान, सिकंदर जहां बेगम, इख्तियार खान, अली खान, कुदसिया बेगम। भैया इसका जवाब भी पहली बेगम है। पहली भोपाल की शासिका कुदसिया बेगम है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कुदसिया बेगम। चलिए प्रश्न आपके सामने है। भोपाल की ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है प्रदेश की। भोपाल की 2.5 सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी है। भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। देखो, बाबर के द्वारा नहीं हुआ है भैया। बाबर ने बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बनी है उससे संबंध है इनका। हुमायूं का दीन पनाह से है, इनका बाबरी मस्जिद से है। बाबरी मस्जिद से है। और हुमायूं का दीन पनाह से है जो दिल्ली में है, और बाबरी अयोध्या में। सिकंदर जहां बेगम भोपाल की बेगम तो हैं, लेकिन इनने ताजुल मस्जिद का निर्माण नहीं किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने भोपाल की ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया, और यह सबसे बड़ी मस्जिद है। इस चीज को आपको याद रखना है। और 2.5 सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी है। 2.5 जो भोपाल में ही है, 2.5 सीढ़ी मस्जिद सबसे छोटी मस्जिद है। सबसे छोटी मस्जिद है, ठीक। तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा। चलें अगला देखिए। प्रश्न आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया? 1 जून 1949, 1 जून 48, 1 जून 50, 1 जून 52। चले भाई, 50 और 52 तक ऐसी कोई रियासतें नहीं थी जिनका विलय किया गया है। आप सब जानते हैं 1947 तक सभी रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नीति के कारण इंडिया में शामिल हो गई थी, शामिल हो गई थी। किंतु मुख्य 3 और हमारे अनुसार 1 प्लस यानी 4। 3 कौन?
J&K जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जो गुजरात में है, और एक MP का भोपाल। ये भारतीय संघ में स्वतंत्रता के बाद शामिल हुई 4 रियासतें। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा आई। हैदराबाद जो है वो पुलिस कार्यवाही ऑपरेशन पोलो चलाकर आई। जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा इंडिया में शामिल हुई, और भोपाल भी कहीं ना कहीं विलय किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे थे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये तो दोनों हुए नहीं है। 48 में जूनागढ़ का हुआ था, लेकिन 1 जून को नहीं हुआ था, 48 में हुआ है। दिसंबर की बात है जब जनमत संग्रह जूनागढ़ में हुआ। तो भोपाल रियासत का विलय जब किया गया तो हमीदुल्ला यहां के नवाब थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब उन्होंने मन में सोचा होगा कि जब हमने भारत की चोटी को अर्थात जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ा तो हम भारत के दिल अर्थात भोपाल को कैसे छोड़ सकते हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि भोपाल रियासत को भी एक कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया 1 जून 1949 को, जब हमीदुल्ला यहां के नवाब थे। तो आप लोगों ने इसका जवाब दे दिया होगा। चले, मतलब आजादी के बाद भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बना है। चले सॉल्व कीजिए। शहर सलीमनाबाद या इस्लीमनाबाद, इसमें लिखा है भैया सलीमानाबाद को कर्नल विलियम हेनरी सिलीमन ने से अपना नाम मिला। वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं। मतलब जो शहर है सलीमाबाद वो कर्नल विलियम हेनरी सिलीमन से अपना नाम मिला है, मतलब इनसे नाम मिला है सिलीमन से। वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं। भैया इनने कुछ नहीं किया था सिलीमैन ने, इन सिलीमैन भाई साहब ने ठगी प्रथा पर प्रतिबंध इंडिया में लगाया और मध्य प्रदेश में भी लगाया। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किस पर प्रतिबंध लगाया? ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका राइट आंसर है ठगी प्रथा। भाई असहयोग आंदोलन आप सब जानते हैं 1930 की बात है। वहां कहां आप शामिल करेंगे? सॉरी 1920 की बात है। असहयोग आंदोलन 1920 की बात है। इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन? 1857 के समय आप सबको पता है लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल बाद में वाइसराय बने वो थे, और ठगी प्रथा जो है वो इस समय की बात है। ठीक, तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए सिलीमन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ये है। चले ये आप लोग कई बार 2 बार तो पढ़ ही चुके हैं हमसे, 1 बार तो पढ़ा है। अगर पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? गणपत बिजनिया, टंडरा भी है और टांटिया भी है, आप सबको पता है। इंदौर से संबंधित है ये। इंदौर में इनके नाम पर कई स्थानों का नाम हुआ है। इंदौर में इनके नाम पर भंवर कुआं का नाम हुआ, भंवर कुआं चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा हुआ, और पाताल पानी का नाम इन्हीं के नाम पर हुआ। इन्हीं के नाम पर हुआ। तो टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? टांटिया और टंडरा दोनों इसके सही ऑप्शन है। जो टिक लगाना पड़े। इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड बोलते हैं। आदिवासियों का रॉबिन हुड कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का
रॉबिन हुड कहा जाता है किनको? टंट्या भील को। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? देखें, शेख रमजान का संबंध भोपाल से नहीं है। दोस्त मोहम्मद खां 1857 में नहीं थे, 1728 में ही इनकी मौत हो गई। हबीबुल्लाह खान का संबंध भी इस समय 1857 से नहीं है, यानी इनका संबंध 1857 से नहीं है, पहली बात। दोस्त मोहम्मद खां 1728 में हुए, तो इनका संबंध नहीं है। शेर रमजान का संबंध भोपाल से नहीं है, इंदौर से थोड़ी बहुत रिलेटेड रहे हैं, थोड़ी बहुत क्या ज्यादा रहे। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। आदिल मोहम्मद खान कहते हैं दोनों भाई थे। फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति में भोपाल से भाग लिया और इनका इसी संघर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए देहांत हुआ था। ठीक है, तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। भाई 20 तक तो पहुंचेंगे प्रश्नों में। बोधन दउआ किसका सेनापति था? बानपुर के राजा मर्दन सिंह का बिल्कुल नहीं था भैया, सागर से रिलेटेड थे बोधन दउआ। हीरापुर के राजा हरदेव शाह का नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई का बिल्कुल नहीं था। तो इसका राइट आंसर है साहेगढ़ का राजा बखत वली का। किसका? साहेगढ़ का राजा बखत वली का बोधन दउआ सेनापति था। साहेगढ़ के राजा बखत वली का बोधन दउआ सेनापति था और इसका संबंध कहीं ना कहीं सागर से निकलता है। कहां से निकलता है? सागर। और सागर को आप सब जानते हैं एमपी का स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड। ठीक, तो आपने जवाब दे दिया होगा। चले देखिए, बुंदेला विद्रोह अंग्रेजों के विरोध हुआ और इसमें बुंदेलखंड के एक व्यक्ति ने नेतृत्व के रूप में और लोगों को, बुंदेलाओं को इकट्ठा करने और बुंदेलखंड की आवाम को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? चावरपाटा नहीं थे, देवरी नहीं थे, सुआतला बिल्कुल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है हीरापुर, और हीरापुर का संबंध सागर से है। सागर से है। और यह बुंदेला विद्रोह आप सब जानते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के। 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? हीरापुर। ठीक है, और इन्होंने ही बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। तो इनने बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई हृदय शाह ने, हीरापुर के राजा ने। चले नेक्स्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? आप सबको पता है 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध थी, जिसका नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश की स्पेशली बात है,
श्री गणेश करने वाले जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे थे, बैरकपुर छावनी से। श्री गणेश किसने किया था? श्री गणेश यानी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। शुरुआत किसने की थी? मंगल पांडे ने, बैरकपुर छावनी से। कहां से? बैरकपुर से। 34वीं रेजिडेंस बैरकपुर छावनी से। कहां से? बैरकपुर छावनी से। कहां से की थी? बैरकपुर छावनी से की थी। इस बात को आपको याद रखना है। तो कहां से की थी? बैरकपुर छावनी से श्री गणेश किया था। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम मंगल पांडे है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? चलिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था। इसका जवाब आपको देना है। तो श्री गणेश तो मंगल पांडे ने किया, बैरकपुर छावनी से इसका श्री गणेश किया 34वीं रेजिडेंस से। तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था, यह प्रश्न पूछा है। 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पहला विद्रोह, फिर इसके बाद दूसरा विद्रोह हुआ था ग्वालियर छावनी से, तीसरा विद्रोह मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं शिवपुरी से। अब टीकमगढ़ को नहीं अभी शामिल करना है, मतलब रहे हैं 1857 में, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं रहे, लेकिन टॉप 3 ये लिखे हुए हैं। तो आपको जवाब तो चाहिए है कि पहला मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? इसका राइट आंसर है नीमच छावनी, 3 जून 1857। दूसरा मध्य प्रदेश में ग्वालियर छावनी सेकंड, शिवपुरी छावनी थर्ड। ठीक, चलो देखिए, सॉल्व कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां फांसी दी थी? देखिए, तात्या टोपे गुरिल्ला पद्धति से या छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। किससे युद्ध करते थे? छापामार युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे तात्या टोपे। तात्या टोपे युद्ध नीति में लक्ष्मी बाई के, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु रहे हैं युद्ध नीति में। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया और अंग्रेजों को जब परेशान किया मध्य प्रदेश और भारत के विभिन्न हिस्सों में, तो तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी। और ये फांसी कहां दी? तो इसका राइट आंसर है शिवपुरी में। ठीक, तो ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहां फांसी दे दी थी? शिवपुरी में। तो दोस्तों, आज आधुनिक भारत के 20 प्रश्न सॉल्व किए हैं और कोशिश ये करेंगे कि 20 प्रश्न लगभग और आपको आधुनिक भारत मध्य प्रदेश के सॉल्व करवाएं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो वीडियो कैसा लगा थोड़ी बहुत बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।